हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 150 क्वेश्चंस पूरे प्राचीन इतिहास के कवर करेंगे और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे यूपी पीसीएस का, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे आरओ का, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। और दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी के 150 क्वेश्चंस, इंडियन ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग के साथ कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे होंगे जाके ज़रूर देखिएगा। तो अब दोस्तों हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ये सब पुस्तकें लिखी हुई हैं और किसके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र दोस्तों विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। मतलब ये तीनों एक ही नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। और चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में पहले सॉल्व कर चुके हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और जो वेद लिखे गए हैं उनको माना जाता है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका हो जाएगा पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथा। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। हेरोडोटस यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। सही स्टेटमेंट है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ह्वेनसांग चीनी यात्री था और इसने सी यू की नामक ग्रंथ लिखा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फाहयान एक आता है दोस्तों, फाहयान दोस्तों फू क्यू की लिखा था उसने, जैसे सी यू की लिखा है ये, और उसने फू क्यू की लिखा है, ठीक है, फाहयान ने। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, ठीक है। अल बरूनी अरबी इतिहासकार था और इसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी सही है, तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी के साथ 4 लोग आए थे, अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूक, ठीक है। अल बरूनी की ये होगी तहकीक हिंद, उतबी की होगी किताबुल यामिनी, हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिरदौसी की शाहनामा दोस्तों, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पिछले के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग रिवीजन करते हैं, हम भी रिवीजन करते हैं, आप लोग भी करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मक्का और तंबाकू को भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया दोस्तों, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस लाया गया, तंबाकू लाया गया, मक्का लाया गया, अनानास लाया गया, पपीता लाया गया, आलू लाया गया, काजू लाया गया दोस्तों, ठीक है। ये सब चीजें, तंबाकू भी लाया गया, तंबाकू तो है ही ऑप्शन में, ठीक है। ये सब चीजें, संतरा, टमाटर, लौकी जो हम लोग खाते हैं, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। और तंबाकू दोस्तों 1605 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में लाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। फोर्थ, अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में 10 राज्य युद्ध का विजेता कौन था? 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं के बीच, मतलब 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। ध्यान देना, राजा नहीं, 10 जनों के बीच में। तो इसमें जो विजेता हुआ था 10 राज्य और सुदास के बीच में हुआ था, तो सुदास इसमें विजेता था दोस्तों। इसको हमको एक चीज और ध्यान देनी है, ये जो 10 राज्य युद्ध हुआ था ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी हम लोग पढ़ते हैं कि इसको वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रावी नदी, ठीक है। और 10 राजाओं के बीच हुआ था। और हम लोग देखते हैं 10 राजा कौन कौन से थे। तो 5 जो थे वो आर्य के प्रमुख जन थे, जन, ठीक है, जन कबीला जो था, ठीक है। 5 आर्य जन थे और ये कौन थे? अनु थे, अनुदुह दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अनुदुह, यदु, यदुवंशी नहीं, यदु थे। और ये पुरु, पोरस नहीं, पुरु, ठीक है, ध्यान देना है। और ये थे तुर्वसु, ठीक है। कौन थे? तुर्वस। तो अनुदुह, यदु, पुरु और तुर्वसु थे, ये 5 हो गए। और 5 अन्य जो थे वो जनजातियां थी और उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो विश्वामित्र कर रहे थे, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है, विश्वामित्र थे, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान देना। अब जैसे विश्वामित्र का नाम आया हमको ध्यान देना है, विश्वामित्र क्या, जो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। और इसके बाद हमको विश्वामित्र के द्वारा जो एक धनुर्वेद लिखा गया था। धनुर्वेद क्या था? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। यजुर्वेद का जो उपवेद था उसको धनुर्वेद कहते हैं। तो विश्वामित्र के द्वारा धनुर्वेद की रचना, धनुर्वेद लिखा गया था, ठीक है। ये ध्यान देना है। 5वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ये सूची है और ये अभिलेख है, मतलब ये शासक है और उनके अभिलेख बताना है, ठीक है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख है, सही सुमेलित है। गौतमी बलश्री से नासिक अभिलेख है, ये भी सही सुमेलित है। पुलकेशिन दुत्ती से एहोल अभिलेख है, ये भी सही सुमेलित है। और बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा देवपाड़ा अभिलेख,
ये भी सुमेलित है। तो इसका 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, कंटेंट पर जाइएगा, बहुत अच्छा चीज। इससे अगर अभिलेखों से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के समय में लिखा गया था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन संबंधित है, और यही जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत में लिखा प्रथम अभिलेख है, ठीक है। सातवाहन या नासिक अभिलेख गौतम बलश्री सातकर्णी, अभी हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया था, और इसके जो प्रधान सचिव थे हरिशरण थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था चंपू काव्य, चंपू मतलब क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा था, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख दोस्तों यशोवर्मन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यशोवर्मन के द्वारा मंदसौर अभिलेख, हाँ। मंदसौर अफीम के लिए भी प्रसिद्ध था, ये भी ध्यान देना हम लोगों को। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है एहोल अभिलेख से, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक मिहिर भोज संबंधित है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, और एक जूनागढ़ अभिलेख भीतरगांव वाला भी आता है, और एक जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का भी आता है, ठीक है, ध्यान देना है। देवपाड़ा अभिलेख भी क्वेश्चन में मिल चुका, हम लोग हमने बोल दिया जो कंटेंट हम देंगे उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। विजयसेन बंगाल, विजयसेन बंगाल है, ये नहीं कि हम कंटेंट देख करके अपना कंटेंट तैयार करें, ये सब पहले से हमारा नोट्स बना हुआ है, ठीक है। एरण अभिलेख हूड़ राजा तोरमाड़ के द्वारा, ठीक है। अयोध्या अभिलेख धनदेव संबंधित है। नानाघाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम संबंधित है, और मोराकूप अभिलेख तोषा संबंधित है, ठीक है। ये चीज अभिलेखों से हो गई, अगर पता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 6th है ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। सही बात है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल मतलब उसमें होता है कि जिसमें हमको केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से हमको उनके साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोतों से लेखन सामग्री नहीं मिलती है, ठीक है। ये होता है प्राग ऐतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है, मतलब ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जो लिखित रूप में तो प्राप्त होता है परंतु पढ़ा जा चुका हो, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान देना है, इसको हम पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखित रूप में जो प्राप्त होता है, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जो पढ़े नहीं जा सके हैं आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन लेखन सामग्री तो उपलब्ध है ना। अब इसमें भी यही कह रहा है लेखन सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन इसमें यह नहीं कह रहा है कि पढ़ा जा सकता, पढ़ा जा चुका है ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल की परिभाषा तभी पूर्ण होगी जब लिखा जाएगा कि विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और उसको पढ़ा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक। तो लेकिन इसमें इन्होंने इसका आंसर सभी दिया है और इसका सभी इन्होंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 7th है प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक, सही बात है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई, ये भी सही बात है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका तीनों सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ये जो स्थायी निवास की परंपरा थी, मानव जो पूरा पाषाण काल में रहता तो गुफाओं में रहता था, ठीक है, गुफाओं में खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता था, कभी यहाँ कभी इस गुफा में कभी उस गुफा में रह लिया, ठीक है। जब टहलते टहलते स्थायी निवास की बात कर रहा है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि घास फूस की जो झोपड़ियां बना के रहने लगा वो, ठीक है, मतलब घास फूस की झोपड़ियां, ठीक है, लेकिन स्थायी निवास नहीं था। नवपाषाण काल में उसका स्थायी निवास शुरू हो जाता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, निम्नलिखित में से किस भाषा का अर्थ इसका मृतकों का टीला होता है। तो हिंदी में नहीं होता है, अरबी नहीं, अवधी नहीं, सिंधी में होता है मृतकों का टीला। ये है दोस्तों मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसे सिंध में नखलिस्तान या मरुस्थल का बगीचा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते इसमें चलेंगे, नहीं कि पूरा पढ़ देंगे। इसकी जो खुदाई हुई थी ड्रिलिंग पद्धति के मतलब ड्रिलिंग पद्धति होती है ना, हम लोग घरों में देखते होंगे ड्रिल किया जाता है, तो ड्रिल ऐसे करके छेद किया जाता है, ठीक है। एक ऐसे करके मतलब प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं और एक इस तरीके से प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऊर्ध्वाधर खुदाई भी होती है और मतलब समतल वाली खुदाई भी होती है, ठीक, ध्यान देना है। तो परिपक्व नगरी अवस्था के साक्ष्य हमको यहीं से मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ से वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक, वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ और इस एक स्नान कुंड भी प्राप्त हुआ है, ठीक, ध्यान देना। जो वृहद स्नानागार है इसे किसी तीर्थ स्थल अथवा स्नान कुंड के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान देना है। और पानी रोकने के लिए इसमें जो स्नानागार था, पानी रोकने के लिए इसमें बिटुमिन या डामर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है।
स्नान कुंड के उत्तर में 8 कमरे, ये सब छोड़िए, और एक वृहद अन्नागार भी प्राप्त होता है हम लोगों को, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक बड़ी इमारत जो थी वो क्या थी, यही वृहद अन्नागार था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसमें भी क्वेश्चन मिलेगा आगे कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन सी थी, स्नानागार थी, वृहद अन्नागार थी, या क्या थी। तो वृहद अन्नागार उसकी जो है सबसे बृहद, सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, ध्यान देना है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है ये नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। और चांदी के कलश में रखा हुआ कपड़ा मिला है, मछली फंसाने के कांटे में लपेटा हुआ धागा मिला, और ईंट पकाने के भट्ठे भी मिले हैं। कहां से, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। और कच्ची मिट्टी की गिलहरी, हाथी का कपालखंड, सीप का बना हुआ पैमाना भी मिला है दोस्तों, ठीक। वृहद स्नानागार के मध्य में स्नान कुंड मिला है, जो भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। पत्थर की पुरोहित की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास भी मिलता है। और स्त्री की जो मृण मूर्तियां मिली हैं मोहनजोदड़ो से मिली है, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो ये चीजें हमको तैयार करनी है। 9th है, सिंध घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में जानी जाती है, ठीक बात है। सिंधु घाटी की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, दोस्तों ये गलत बात है। सिंधु घाटी की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसको ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कहते थे, ठीक है, इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते थे, ठीक, ध्यान देना है। अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है, और ना ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी ही जा सकी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और कह रहा है कि कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें 1 और 2 कथन सत्य हैं, मतलब पहला और तीसरा कथन सत्य, केवल 2 कथन सत्य है। ये नहीं पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, पूछा कितने कथन सत्य हैं, तो 2 कथन सत्य हैं इसमें, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, दिशा का नाम बताना है। उत्तर वैदिक शब्द में किस दिशा को क्या कहते थे, तो पूर्व को प्राची कहते थे। हम लोग आरो के प्रैक्टिस सेट में जब विलोम शब्द पढ़ रहे थे तो प्राची का प्रतीची पढ़े थे, पूरब का पश्चिम मतलब, ठीक है। तो पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची, और दक्षिण को अवाची कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। 11वां, निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है, तो अर्थ को दोस्तों इसमें परम धर्म कहा गया, पुरुषार्थ को, ठीक है। किस पुरुषार्थ को परम धर्म कहा गया है, ठीक है, तो अर्थ को परम धर्म कहा गया है। अब जैसे पुरुषार्थ आया, हम लोग पहले के प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं, ये पुरुषार्थों का उल्लेख वेदों में किया गया है, और किस उपनिषद में किया गया है, तो उपनिषद इसमें जाबालिक उपनिषद में किया गया है, ठीक है। जाबालिक उपनिषद में पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, और विवाह का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, ठीक है, ध्यान देना है। 12वां क्वेश्चन है, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भक्त की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई, बिल्कुल सही बात है। अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित अहूर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो तीनों इसका सही हो जाएगा, तो उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिंद अवेस्ता ग्रंथ हमको मिलता है, वहां से अहूर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण, वहां पर अहूर मजदा एक देवता है जो कि वरुण देवता के समान है, ठीक है। वरुण देवता को जो कार्यभार है वो वहां के अहूर मजदा देवता भी देखते हैं। अब हम लोग एशिया माइनर पढ़े होंगे, एशिया माइनर तुर्की में स्थान है, ठीक है। वहां से हमको बोगज कोई अभिलेख मिला है, और वहां से 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ठीक है। इंद्र, मित्र और वरुण, नासत्य, तो ये 4 देवताओं का उल्लेख हमको एशिया माइनर में भी मिलता है। ये चीज हम लोग पहले के प्रैक्टिस में पढ़ चुके हैं। ये ऋग्वैदिक कालीन देवता है, ये देवता उनके संबंध क्या क्या है, ये चीज पूछी जाती है, हमको पता होना चाहिए, ठीक। इंद्र क्या है, युद्ध के देवता है, और वर्षा के देवता। हम लोग कहते हैं ना, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब किलों को तोड़ने वाला, राक्षसों का किला इन्होंने तोड़ दिया था, इसलिए इनको पुरंदर कहा जाता है। और वर्षा, इंद्र भगवान बहुत बरस गए, इंद्र भगवान बरस ही नहीं रहे, हम लोग नामोमन कहते ही है, ठीक है। अग्नि देवता, देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हवन वगैरह करते हैं ना, हवन के माध्यम से हम लोग अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जिस कारण से हम लोग यज्ञ करते हैं, हम लोग सोचते हैं इसका जो प्रभाव होगा वो देवताओं तक जाएगा, और देवता हमारी मनोकामनाओं को, जो भी हमारे काम धाम है उसको पूर्ण करेंगे। तो अग्नि क्या थे, देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, ठीक है। वरुण देवता जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता माने जाते हैं ये वरुण देवता, और इनको समुद्र का देवता भी माना जाता है। विश्व के नियामक व शासक हैं, सत्य के प्रतीक है, मतलब नैतिकता के प्रतीक हैं, ऋतु परिवर्तन के भी प्रतीक हैं, और दिन व रात के कर्ता भी हैं, ठीक है। और जो हम लोग कहते हैं ना, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, पृथ्वी शांति है, तो दो का मतलब होता है आकाश के देवता है, और ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। सोम देवता वनस्पति के देवता है, सोम रस पिया जाता है, रस कहां से बनेगा, तो वनस्पतियों से बनेगा, तो सोम वनस्पति के देवता हो गए। उषा प्रगति व उत्थान के देवता, उषा, उषा काल होता है ना, सुबह होती है, तो उषा क्या है, उषा प्रगति व उत्थान के देवता है।
अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं, अश्विन देवता होते हैं विपत्तियों को हरने वाले। और पूषण पशुओं के देवता हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता है, ये हो गया विष्णु। और मरुत हो गया आंधी तूफान के देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। बिल्कुल सही बात है, प्रिय पशु घोड़ा था, सबसे पवित्र पशु गाय थी। ठीक, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। बिल्कुल सही बात है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था, यह भी सही है। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई जो प्रथम धातु थी लोहा थी और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसके सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। लोहा दोस्तों काला होता है और श्याम भी, श्याम का मतलब काला होता है, तो लोहा श्याम अयस्क है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहते थे, ये ध्यान देना है। और सर्वाधिक प्रिय घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। 14वां है, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सही स्टेटमेंट है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये सही कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हुए। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल दो भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसी 1000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द लोहे की खोज होती है, मतलब लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, और प्राचीन जो लौह काल था माना जाता है वो 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे, हो गए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता थे। ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, कह रहा है कि ऋग्वेद में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी, गलत बात है ये, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी को, लेकिन इन्होंने इसके सभी स्टेटमेंट सही बताए हैं। कितने स्टेटमेंट हैं, कितने स्टेटमेंट सही है, सभी स्टेटमेंट इन्होंने बताए उपयुक्त, सभी इसमें सही है दोस्तों। ठीक है, 15th है, देवता बताना है, उनके संबंध बताना है। ठीक है, दो देवता अभी बता चुके, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, तो आकाश के देवता ये सही है। सोम सोमरस वनस्पति देवता सही है। अश्विन विपत्तियों के हरने वाले देवता है, सही है। पूषण पशुओं के देवता सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, सही स्टेटमेंट है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था, यह भी सही बात है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी ऋग्वैदिक काल में जन्म आधारित नहीं होकर के व्यवसाय आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था, यह भी सही स्टेटमेंट है। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो कितने कथन सत्य हैं, तो चारों के चारों कथन सत्य हैं दोस्तों। ठीक, 17वां है, दर्शन बताना है और उनके प्रवर्तक बताने हैं। ठीक है, लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, चारवाक थे। ठीक है, इसको लोकायत दर्शन, ठीक है, सांख्य के कपिल थे और इसी कपिल सांख्य दर्शन के एक आचार्य आते हैं आलार कलाम। ठीक है, और आलार कलाम से ही दोस्तों शिक्षा ग्रहण की थी किसने, अब्दुल कलाम कह रहे हैं, आलार कलाम से ही शिक्षा ग्रहण की थी गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करी। आलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे और सांख्य दर्शन प्रभावित है हिंदू दर्शन से, मतलब जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू दर्शन से प्रभावित हैं दोस्तों। ठीक है, और उत्तर मीमांसा के बाद रायण है, सही है। वैशेषिक के कड़ाद या उल्लूक है, ये भी सही है। तो इसके चारों के चारों 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक, 18वां है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी दोस्तों, सही स्टेटमेंट है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, बिल्कुल सही बात है। मंदिरों के अवशेष मिलना शुरू हुए हैं दोस्तों गुप्त काल से। ठीक है, ध्यान देना है। तो गुप्त काल के पहले अगर कहीं भी मंदिर आ जाए तो तुरंत गलत मानिए स्टेटमेंट को। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये स्टेटमेंट सही है। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मकता, ये भी सही स्टेटमेंट है। और स्त्री की मृण मूर्तियां कहां मिली, अभी हम लोग मोहनजोदड़ो वाला पूरा पढ़ा तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसके चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक, 19वां है, प्राचीन आश्रम व्यवस्था से संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जैसे आश्रम व्यवस्था है, प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रम का विधान मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम है, सही स्टेटमेंट है। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया और प्रत्येक द्विज मतलब ब्राह्मण को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला से संबंध जैन धर्म से है, और मथुरा कला जैन धर्म की मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। 21वां है, प्राचीन नाम, नदी के प्राचीन नाम बताने हैं और आधुनिक नाम बताने हैं, ठीक है। वितस्ता झेलम, हम लोग कहते हैं ना वितस्ता का युद्ध, सिकंदर और पोरस के बीच में वितस्ता का युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था, कहते हैं ना। तो वितस्ता का जो नया नाम है वो झेलम है, ठीक। अस्किनी चिनाब, मतलब चिनाब को पहले अस्किनी कहा जाता था, परुष्णी को रावी कहा जाता। अभी हम लोगों ने देखा था परुष्णी दसराग्य युद्ध हुआ था, है कि नहीं। 10 राजाओं मतलब 5 जनजाति और 5 जन मिलकर के सुदास से युद्ध किया था और सुदास उसमें विजयी हो गए थे, ठीक है। कुब्र कुर्रम दोस्तों कहा जाता था, तो इसका 1 2 3 4 सब सही है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वितस्ता को वर्तमान में झेलम कहा जाता है, मतलब झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है, रावी का पुराना नाम परुष्णी है, कुर्रम का पुराना नाम कुब्र है, काबुल का पुराना नाम कुभा था। काबुल नदी एक जाती है, काबुल नदी का जो प्राचीन नाम था वो कुभा था। सतलज नदी का पुराना नाम शतुद्री था, ठीक है। गोमल, वर्तमान में जो गोमती नदी है उसका पुराना नाम गोमल था दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है। और वर्तमान में स्वात नदी है उसको सुवस्तु नदी कहा जाता था, ठीक। और व्यास नदी को बिपाशा कहा जाता, बिपाशा बसु नहीं, व्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। और गंडक सदा नीरा कहा जाता था, ठीक है। और घग्घर को दृश्यवती नदी कहा जाता था, ठीक है। 22वां है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, न जैन न बौद्ध, लेकिन आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्यादवाद और अनेकांतवाद मतलब स्यादवाद कहता है ना सभी चीज सापेक्षिक रूप से सत्य है, और अनेकांतवाद क्या है कि मतलब सभी चीज सत्य होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, ये भी उपनिषदों से आया है। शंकराचार्य कहते हैं एक सत्य एक है कि नहीं। विद्वान लोग, विप्र लोग उसके अनेक व्याख्याएं करते हैं, है कि नहीं। हम लोग अनेक टीचरों से पढ़ते हैं कि नहीं, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे अनेक टीचरों से, ठीक है। लेकिन टीचर बताते एक ही चीज है, लेकिन अनेक माध्यमों से बताते हैं, ठीक है। तो मुंडे मुंडे मत भिन्ना, है कि नहीं। हर मुंड में, हर खोपड़ी में, हर मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के विचार हैं, अनेकांतवाद कहता है दोस्तों, ठीक है। और स्यादवाद सभी चीजें सापेक्षिक रूप से सत्य है, कोई एक चीज हर कंडीशन में सत्य नहीं हो सकती है, और कोई एक चीज हर कंडीशन में गलत भी नहीं हो सकती, मतलब हर चीज किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में सत्य हो सकती है, ठीक है। जैन धर्म कहता है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे, और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ने अपने जो शिक्षाएं हैं वो भारतीय दर्शन से प्राप्त करी हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया, स्टेटमेंट सही है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, अभी ऊपर मथुरा मिला था ना, मथुरा कला जैन से संबंध, ठीक है, ये भी सही है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों में विवाद हो गया था, ठीक है, ध्यान देना है। जैन तीर्थंकारों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नय चंद्र था, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 24वां है, गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। तो कौन कौन सा देखा? सबसे पहले उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने वो देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो गया, मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये नहीं कि वही व्यक्ति बीमार हुआ, वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लिया और फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है, मतलब क्रम यही है, लेकिन वही व्यक्ति संदर्भित नहीं है। पहले इन्होंने बूढ़े को देखा, फिर इन्होंने बीमार को देखा, फिर एक शव जा रहा था उसको देखा, फिर इन्होंने सोचा इस दुनिया में भौतिक जगत में कुछ नहीं है, तो सीधा ध्यान मुद्रा, सीधा ज्ञान की प्राप्ति करो, है कि नहीं। तो ध्यान मुद्रा में इन्होंने एक भिक्षु को उन्होंने पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में देखा, तो सबसे सही इन्होंने इसी चीज को पाया। उसके बाद इन्होंने महाभिनिष्क्रमण कर दिया, है कि नहीं, घर को त्याग दिया, ठीक। तो इसका 1 2 3 4 ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यही क्रम भी है, ठीक है। 25वां कौन सी घटना है और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में बताना है, ठीक है। जन्म, कमल खिला तो बुद्ध का जन्म हो गया, तो कमल और सांड
दोस्तों बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। गृह त्याग, घोड़े पर बैठकर घर त्याग दिया, तो गृह त्याग से संबंधित घोड़ा है। पीपल बोध, ज्ञान, ठीक है, ये ध्यान देना। और निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह है, तो ये ध्यान देना। तो इसका भी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। जन्म कमल और सांड प्रतीक है, गृह त्याग से घोड़ा संबंधित है, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष से संबंधित है, और प्रथम उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था उसका चक्र है उसका प्रतीक, ठीक है। और निर्वाण पद चिन्ह है, और मृत्यु दोस्तों स्तूप का प्रतीक है, ठीक है। और एक चीज और बता चुके थे, हाथी। हाथी दोस्तों जब इनकी मां गर्भ धारण करती है तो वो गर्भ धारण का प्रतीक है, और हाथी मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। ये पहले के प्रैक्टिस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 26वां, बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए, उपदेश दिया, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? दुख शामिल है, दुख समुदाय शामिल है, दुख निरोध शामिल है, दुख प्रतिच्छाया नहीं शामिल है, दुख निरोध गामिनी शामिल है, ठीक है। मतलब इस संसार में दुख ही दुख है, पहले का मतलब दुख ही दुख है, और उस दुख का कारण है। कारण क्या है? मनुष्य की तृष्णाएं है, लोभ है, मद है, माया है, तो ये दुख का कारण है। दुख निरोध मतलब दुख निरोध हो सकता है, दुख का निवारण हो सकता है बताया इसमें। और चौथा क्या है आर्य सत्य? दुख निरोध गामिनी। गामिनी का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। और रास्ता बताया उन्होंने, इस दुख के निवारण के रास्ते क्या हैं, और इसी रास्ते में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया कि अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 8 इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग पीसीएस का मेंस लिख रहे थे, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में वर्णन करें, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। 27वां, शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शैव धर्म शिव जी का, तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित थी और इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये तीनों सही स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब सभी स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे। 28वां, मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, और किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तंजौर में राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था निर्माण, ठीक है। और जो इनके जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने, उन्होंने भी एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मतलब राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक, ये बात समझिएगा। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक। तो इसका तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, ठीक। 29वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। प्रमुख संप्रदाय उनके आचार्य, वैष्णव संप्रदाय रामानुज हैं, सही है। ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ हैं, ये भी सही है, ठीक है। और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य हैं, ये भी सही है। और सनक संप्रदाय निम्बारकाचार्य हैं, ये भी सही है। और एक स्मृति संप्रदाय आता है, तो स्मृति अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे, अद्वैतवाद के जो विचारक थे, वो कौन थे? शंकराचार्य थे, तो स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य थे, ठीक है। 30वां, महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था, सही स्टेटमेंट है। महाकाव्य काल, ठीक है, मतलब रामायण और महाभारत का काल। रामायण और महाभारत 2 ही महाकाव्य तो लिखे गए, तो यही वो कह रहा है कि महाकाव्य काल कौन सा काल? रामायण और महाभारत काल। और रामायण और महाभारत काल कब लिखे गए? गुप्त काल में लिखे गए, ठीक है, ध्यान देना है। गुप्त काल में इनको अंतिम रूप दिया गया था, ठीक, ध्यान देना है। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख है, सही स्टेटमेंट है। इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसके सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 31वां है, अंग्युत्तर निकाय की सूची में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे, इनसे संबंधित राजतंत्र और गणतंत्र। 16 महाजनपद थे, कौन से? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ल, चेदिवत, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है अंग्युत्तर निकाय में मिलता है, बौद्ध धर्म का निकाय है ये, और भगवती सूत्र में भी मिलता है जो जैन धर्म की पुस्तक है, ठीक है, ध्यान देना है। तो राजतंत्र और गणतंत्र था। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, और गणतंत्र जैसे गणतंत्र, ऐसे राज्य का शासन राजा द्वारा ना होकर के गण अथवा संघ के द्वारा होता था। और 2 गणतंत्र थे, कौन कौन से? वज्ज गणतंत्र था और एक मल्ल गणतंत्र था दोस्तों, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट
सही सॉरी देखिए, हाँ असत्य पूछा इसमें तो, लेकिन सत्य तो दोनों स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, दोनों नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों सत्य स्टेटमेंट है। ठीक। 32वां, उदायनी के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उदायनी हम लोग पढ़ चुके हैं, हर्यक वंश है कि नहीं, मगध साम्राज्य के मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश, ठीक है, पितृहंता वंश भी कहते हैं उसको। बौद्ध ग्रंथ में उदायनी के 3 पुत्रों का उल्लेख है, इन तीनों को पितृहंता कहा गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराण में उसे दर्शक कहा गया है, ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है। जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक योग अमात्य को राजा बनाया, और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई उसे शिशुनाग वंश कहा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 33वां है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, है कि नहीं। 34वां है, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि नहीं। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। पाणिनि जो थे पाटलिपुत्र में रहकर शिक्षा ग्रहण किए थे, और तक्षशिला से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में निर्माण हुआ था उसका, ठीक है। तीसरा है, मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से, पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो मतलब इसका भी तीनों का तीनों मतलब सभी स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। 35वां है, सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिकंदर का जो प्रशासनिक विभाजन था, ठीक है, सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, सही स्टेटमेंट है। सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की, ये भी सही स्टेटमेंट है। उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है। उसने सिंधु नदी के निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया, उसके छत्र पिथोन को बनाया गया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन भी दिया, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है। 36वां है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के सिक्के पर बनी थी, और अकबर के सिक्के पर सीताराम, ठीक है, सीताराम की आकृति बनी थी। ठीक, ध्यान देना है। 37 क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था सर्वाधिक प्रसिद्ध। जैसे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है। अब इसमें जितने भी प्राचीन हम लोग महामहिम देखते हैं, सब यहीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे तक्षशिला से पाणिनि हो गए, कौटिल्य हो गए, है कि नहीं, जीवक हो गए, प्रसेनजित हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ये सब जो तक्षशिला से ही विद्या ग्रहण करते हैं दोस्तों। ठीक है। लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है, तो लोथल दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। लोथल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथल जो थी हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी थी, ध्यान देना है, और कहां थी, ये भोगवा नदी के किनारे थी। तो इसकी खोज 1955 में SR राव ने की थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है। और इसको लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी दी जाती है, लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। और इसके उत्तरी भाग में जो लोथल था, चूंकि व्यापारिक बंदरगाह था ये, तो लोथल के उत्तरी भाग में बाजार के साक्ष्य मिलते हैं, और दक्षिण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, उत्तर में बाजार मिलता है और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र मिलता है। ठीक है। और पूर्व के भाग में एक गोदीबाड़ा मिलता है, मतलब बंदरगाह मिलता है, और यहां पकी ईंटों से बना तालाब का घेरा भी मिलता है, जिसे गोदी की संज्ञा दी गई, मतलब जो गोदीबाड़ा था वो पकी ईंटों से बना हुआ था। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधि जोड़ का मतलब एक पुरुष एक स्त्री की समाधियां मिली हैं। ठीक है, ध्यान देना है। प्राप्त हुए हैं, जिसे पूरा पश्चिम में दफनाया गया था, मतलब हम लोग अमूमन देखते हैं सर उत्तर की तरफ होता है दफनाते समय, लेकिन यहां पर जो युगल समाधियों के जो सर थे वो पूरब में थे और पैर पश्चिम में था। ठीक है, ध्यान देना है। और लोथल से फारस या ईरान से गोलाकार मुहर प्राप्त हुई, इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक मुहर मोहनजोदड़ो से, लेकिन जो गोलाकार मुहर प्राप्त हुई है वो फारस और ईरान की थी। ये भी पूछा जा सकता है, जो लोथल से गोलाकार मुहर मिली वो कहां की थी, फारस और ईरान की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि गोलाकार मुहर कहां से मिली, लोथल से मिली। ठीक है, ध्यान देना है। जिस पर राक्षस का एक चित्र मिलता है, ध्यान देना है, जिसे अगस्टस कहा गया। ठीक, ये सब तांबे की एक मुहर मिलती है, मिट्टी का नाव मिलता है, दिशा सूचक यंत्र मिलता है, बत्तख का चित्र बनी, बत्तख का मतलब एक चित्र मिलता है, और एक मुहर मिलता है जिस पर बत्तख की चित्र बना हुआ है। ठीक है। और एक ममी मॉडल की कब्र मिलती है, रंगाई का हौज मिलता है, पत्थर की बनी चक्की और मृदभांड पर
एक मृदभांड मिलता है, मिट्टी का बर्तन मिलता है, और उसमें लोमड़ी की कहानी मिलती है। और कैसी लोमड़ी? चालाक लोमड़ी की कहानी मिलती है। ठीक है, उसका हम लोग पंचतंत्र में भी उस कहानी का थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हो गए। ठीक है, 39 है, ए और बी पढ़कर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही बात है, भारत में भी इस समय जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, यह भी सही स्टेटमेंट है, तभी तो नए नए धर्म आए भारत में। ठीक है, क्योंकि वैदिक धर्म में तमाम बुराइयां फैल गई थी, काफी जटिलताएं फैल गई थी। ठीक है, इसलिए जो है बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ठीक, 40वां, निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहां मिलता है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य दोस्तों हम लोगों को मिलता है मामल्लपुरम से दोस्तों। ठीक, और इसी मामल्लपुरम से जो प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य मिलता है, मतलब जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहां पर सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया था। सप्तरथ मंदिर में 5 पांडव, मतलब भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर, सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का था। ठीक है, और ये 5 मंदिर हो गए, और एक मंदिर द्रौपदी का था, छठा मंदिर, और एक मंदिर वहां की स्थानीय देवती वलयान कुट्टी का था। ये 7 मंदिर हो गए, और उसमें प्रसिद्ध गंगा अवतरण का भी दृश्य मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये कहां से मिला है? मामल्लपुरम से मिला है। ठीक है, 41वां, निम्नलिखित में से द्वितीय राज तरंगड़ी के रचनाकार कौन थे? अब बहुत इंपॉर्टेंट, राज तरंगड़ी के रचनाकार हम लोग कल्हड़ पढ़ते हैं। अब ये द्वितीय राज तरंगड़ी मतलब कुछ खेल है, तो इसके कौन खेला है? जोनराज ने द्वितीय राज तरंगड़ी लिखी है। अब जोनराज 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत के कवि थे, मतलब 15वीं शताब्दी के थे। और जो कल्हड़ ने जो लिखा है वो 12वीं शताब्दी तक लिखा है। ठीक है, 1150 तक लिखा है, मतलब 12वीं शताब्दी तक लिखा है, ये ध्यान देना है। उन्होंने द्वितीय राज तरंगड़ी नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने कल्हड़ की राज तरंगड़ी का सन 1149 ईस्वी तक का वृत्तांत जारी रखते हुए अपने समकालीन सुल्तान जैनुलाब्दीन तक का वर्णन किया। मतलब जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी थी वो 1150 लगभग तक थी। ठीक है, और उसके बाद किसने लिखा? द्वितीय राज तरंगड़ी जोन राज ने लिखा है। ठीक है, और देखिए यहीं से नहीं शांत रहना है, आगे लिखता है, और इनके शिष्य श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। मतलब राज तरंगड़ी से संबंधित अब 3 नाम हम लोगों को ध्यान देना है, एक तो कल्हड़, और द्वितीय राज तरंगड़ी जोन राज, और उनके शिष्य श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, 42वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, शिलालेख का नाम और स्थान बताना है। गिरनार का शिलालेख, गिरनार गुजरात में, सही है। धौली का शिलालेख पूरी उड़ीसा में, ये भी सही। एर्रीगुंडी का अभिलेख, एर्रीगुंडी शिलालेख दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। और कालसी शिलालेख दोस्तों उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो शिलालेख होते हैं वो जो अशोक के अभिलेख थे, जो हमको अशोक के अभिलेख मिलते हैं ना, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक शिलालेख जो 14 बड़े शिलालेख मिले, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है, और एक स्तंभ लेख और एक गुहा लेख मिलता है। ठीक है, और जो ये शिलालेख मिले हैं ना, ये 14 शिलालेख, ये देखिए, ये जो सम्राट अशोक के जो कुल 14 बड़े शिलालेख हैं, ये कुल 8 स्थानों से मिले हैं, ध्यान देना है। और यही जो गिरनार का शिलालेख गुजरात, यही जो धौली का शिलालेख पूरी उड़ीसा, यही जौगढ़ का शिलालेख उड़ीसा, मतलब धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा से मिले। ठीक है, एर्रीगुंडी का शिलालेख आंध्र प्रदेश से मिलता है, और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है, और ये पेशावर से, मानसेहरा पेशावर हो गया। और सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र से, और कालसी का शिलालेख उत्तराखंड से अभी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये जो 14 बड़े शिलालेख हैं, ये इन 8 स्थानों से मिलते हैं। जो शिलालेख 14 हो गई है, और स्तंभ लेख दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये जो अशोक के स्तंभ लेख है ना, ये 7 स्तंभ लेख हैं टोटल। ठीक है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और 6 स्थानों से प्राप्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 14 शिलालेख हैं 8 स्थानों से प्राप्त हैं, और जो स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या 7 है और 6 स्थानों से प्राप्त हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख हम लोग देख लेते हैं, कौशाम्बी में स्थित था, और इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करा। अकबर वहां से मंगा लिया, कौशाम्बी से, कहा इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित करो। और दिल्ली टोपरा का अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली मंगाया इसको। ठीक है, दिल्ली मेरठ अभिलेख, पहले ये मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में मंगाया। मतलब दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दोनों, टोपरा और मेरठ से दिल्ली में मंगाया गया। और प्रयाग स्तंभ कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में उसको रखा गया। ठीक है, और चौथा जो आता है रामपुरवा का शिलालेख। रामपुरवा का जो अभिलेख है ना, इसमें रामपुरवा का बैल हम लोग पढ़ेंगे। बैल जो अभी वर्तमान संसद है, जो पुराना संसद था, जिसको अब संविधान सदन कह दिया गया है। ठीक है, तो उसमें एक बैल की आकृति थी, वो तो रामपुरवा बैल की ही आकृति वहां पर थी। ठीक है, तो स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है, ये ध्यान देना है। और लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़,
ये ध्यान देना। तो लौरिया अरराज चंपारण में और लौरिया नंदनगढ़ भी चंपारण में मिलता है। तो रामपुरवा, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों हमको चंपारण से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। 43 युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है और ये किस ग्रंथ में कहा गया? ये अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। 44वां है, मौर्य दरबार में मिस्र राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत दोस्तों डायोनेसियस था, ठीक है। अशोक के शासनकाल में आया था, ठीक है, अशोक के शासनकाल में आया था। और ये जो डाइमेकस था ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था और ये सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस, ठीक है। और मेगास्थनीज हम लोग देखते हैं, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, ठीक है। 45वां, जनपद के स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताना, मतलब सबसे बड़ा पहले बताना है, फिर छोटा बताना है, फिर और छोटा बताना है, ठीक है। तो इसमें प्रादेशिक सबसे बड़ा था, फिर राजुक था, फिर युक्त था, लेकिन ये जनपद स्तर पर थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। 46वां, कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, सही है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। और यहां से एक युगल शवाधान भी प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है। ये है दोस्तों कालीबंगा। राजस्थानी भाषा में इसका रंग अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। इसकी खोज जो थी इसकी अमलानंद घोष ने खोज की थी, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ी श्री गंगानगर में, ये जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ी श्री गंगानगर में हमको मिला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना। और इसको उत्तरी भाग को प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इसका जो उत्तरी भाग है वो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और यहाँ से हमको हल के निशान भी मिले हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जुते हुए खेत थे, हल के निशान थे, तो यहां पर ऐसा कहा जाता है मिश्रित फसल के भी साक्ष्य मिले हैं। और मिश्रित फसल किसका? चना और सरसों का मिश्रित फसल था, ठीक है। और इस दुर्ग क्षेत्र के जो दक्षिणी भाग में 7 हवन कुंड मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, मतलब पशुओं की बलि, मतलब पशुओं की जली अस्थियां भी मिली हैं यहाँ पर। और यहाँ कच्ची ईंटों के बने मकान भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कच्ची ईंटों के। इंपॉर्टेंट, अब अभी पक्की ईंट आया था कहाँ? लोथल, लोथल में जो गोदी बाड़ा था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, ठीक। और यहाँ कच्ची ईंटों के मकान मिलने कहाँ पर? कालीबंगा में। ऐसे रिलेट करके हमको याद करना होता है, तो ऐसे जब रिलेट करके याद करेंगे तो चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चे का अस्थि पंजर मिला है, और बच्चे का जब अस्थि पंजर मिला है तो ये अनुमान लगाया कि वहां पर मस्तिष्क शोध अथवा लकवा मार जाता है ना, तो लकवा नामक बीमारी से ग्रसित था वो बच्चा। और यहाँ से एक युगल समाधि भी मिली है, ठीक है, युगल समाधि मिली, ठीक है। और मिट्टी का बना एक बैलगाड़ी खिलौना भी मिला है। 12 सिंगे का चित्र, मतलब एक मुहर मिली है जिस पर 12 सिंगा बना हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। और कालीबंगा को नखलिस्तान भी कहा जाता है। और यज्ञ वेदिका मिली है, और यज्ञ वेदिका का साक्ष्य ये देखिए, यहाँ से जो हवन कुंड मिला है मतलब यज्ञ वेदिका मिली है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कालीबंगा। क्वेश्चन आएगा कालीबंगा से, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। 43वां है, मिलान करना, प्राचीन शब्द और संबंध बताना है। सभा और समिति एक राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। ऋग वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं को अधिकार था भाग लेने का, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया, ठीक। नीव क्या होता था? आर्यों का एक वस्त्र होता था, नीवी दोस्तों, ठीक है। निष्क एक आभूषण होता था, और करकरी एक वाद्य यंत्र होता था, ये भी सही है। तो इसका 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48 निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित तथ्यों में से कौन सा असत्य है ये बताना, असत्य बताना है। अवंती, पश्चिम भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालव और मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर यह जनपद बना हुआ था, सही स्टेटमेंट है। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी, इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है, गलत बात है। वैशाली दोस्तों लिच्छवियों के तो थे वैशाली, लेकिन वैशाली हमको कहां से मिलता है? बिहार से मिलता है, ठीक है। सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र है, यह महाजनपद था, इसकी राजधानी मथुरा थी, सही स्टेटमेंट। चौथा है, गंधार या आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो क्या पूछा? गलत पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। महाजनपद क्या थे? 16 महाजनपद कहां कहां से इनका उल्लेख मिलता? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय को एरोत्तागम अभिलेख भी कहा जाता है, एरोत्तागम निकाय भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जानकारी जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी मिलती है, ठीक है। कौन कौन से हैं ये 16 महाजनपद देख लेते हैं। अंग, अंग की राजधानी चंपा थी, ये बिहार में था। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह पटना में था, ठीक है, वर्तमान पटना। और काशी देखिए, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु और ये शूरसेन, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से हमको पता होना चाहिए, पीसीएस यूपी ओरिएंटेड पेपर है कि नहीं, यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो पूछा जा सकता है
काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्र की राजधानी वैशाली और विदेह थी, ध्यान देना है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती मालवा क्षेत्र में था, ये क्वेश्चन में था। मल्ल की राजधानी कुशावती थी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। पांचाल अहिचित्र और काम्पिल्य थी इसकी राजधानी, ठीक। पांचाल मतलब उत्तरी पांचाल की अहिचित्र थी और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी राजधानी, ठीक। चेदी की शक्तिमती थी, वर्तमान बुंदेलखंड में चेदी राज्य था, चेदी महाजनपद था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य विराटनगर राजस्थान में था, और कंबोज की राजधानी हाटक थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, ये गोदावरी नदी के किनारे था, सबसे दक्षिणी स्थल। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों, ठीक है। 49वां है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान तथा कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा वाराहमिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य हुए थे, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो उपरयुक्त दोनों सही हो जाएगा, ठीक। 50वां, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण नहीं था, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन था दोस्तों, ये ध्यान देना है, ठीक है। चोल प्रशासन था, इसके स्थानीय स्वशासन हम लोग देख लेते हैं। चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो उसकी स्थानीय स्वशासन विशेषता ही उसकी मुख्य विशेषता थी, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की विशेषताएं थी, मतलब 3 प्रकार के स्थानीय शासन के बटे हुए थे, उर, सभा या महासभा और एक नगरम, ये ध्यान देना है, ठीक है। उर क्या था? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, ठीक है, ध्यान देना है। और सभा या महासभा जो थी ये अग्रहारों या ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी, ठीक, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था, ये ध्यान देना है। और व्यापारियों की एक सभा थी, उसको नगरम कहा जाता था, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक। 51वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। मौर्य शासन और अधिकारी अंतर्वेदिक मतलब अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, सही स्टेटमेंट है। समाहर्ता आय का संग्रह करता था, ये भी सही है। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, ये भी सही है। और पौर दोस्तों नगर का कोतवाल होता था, ये भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 52वां है, मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन आया, तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, सही स्टेटमेंट है। आगे स्टेटमेंट में तो वही लिखा, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, सही स्टेटमेंट है। उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करा, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो तीनों सभी स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अभी देखिए ऊपर पढ़ चुके थे, सबसे बड़ी इमारत बताए थे, आगे क्वेश्चन में मिलेगा ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी इमारत दोस्तों अन्नागार थी। हम लोग महाजलकुंड या स्नानागार मार सकते हैं, लेकिन अन्नागार थी सबसे बड़ी इमारत उसकी, ठीक है। 54th है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का उल्लेख हमको दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो ऐतरेय ब्राह्मण था, अब जैसे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे वेद होते हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ही क्यों की गई? क्योंकि वेदों में जो यज्ञ और अनुष्ठान की बात की गई थी, उस यज्ञ और अनुष्ठान का संपादन किस प्रकार से हो, इसके बारे में क्लियरिटी लाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है। तो जो ऋग्वेद था उसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण था, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। और जो ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो आता है शतपथ ब्राह्मण था और तैत्रीय ब्राह्मण था, ठीक है, शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण था। उसके बाद सामवेद आता है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो षड्वेश, पंचवेश, ब्राह्म, जैमिनीय, तांड, ये सब थे, ठीक है। और उसके बाद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ आता है वो गोपथ ब्राह्मण आता है, और इसी गोपथ ब्राह्मण में वेदांगों की बात की गई है, मतलब किस प्रकार से वेदों की शिक्षा का अध्ययन किया जाए, किस प्रकार से वेदों को पढ़ा जाए, उसके लिए जो है उनके सही उच्चारण, उनको पढ़ने के लिए जो है वेदांगों की रचना की जाती है, ठीक है। 55th है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो सामवेद से है, ठीक है। और सामवेद को ही कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और छांदोग्य उपनिषद में ही सबसे पहले अद्वैतवाद का विचार दिया गया था, यही अद्वैतवाद का विचार जिसे शंकराचार्य ने प्रसिद्धि हासिल करवाई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, मतलब अद्वैतवाद का विचार इसमें दिया गया। और इसमें गुरु की महिमा पर बल दिया गया, छांदोग्य उपनिषद में ही गुरु की महिमा पर बल दिया गया था, और विवाह के प्रकारों का भी उल्लेख यहां से मिलता है दोस्तों, ठीक है। 56 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था, मतलब पूर्णतः भौतिकवादी कौन सा था, ठीक है। अजित केस कंबलिन, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरन कश्यप, अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं, मतलब क्या कह रहा,
पूर्णतः भौतिकवादी बताना है। और पकुद कच्चायन 7 तत्वों से नित्यवादी, ये भी ठीक है। और मक्खली पुत्र गोशाल प्रत्येक का आधार नियति बताते हैं, पूर्णतः भौतिकवादी बताया। अजीत केश कम्बलिन ने, मतलब मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो यही पूर्णतः भौतिकवादी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट, सब कुछ नष्ट का मतलब उच्छेदवादी सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उच्छेदवादी सिद्धांत, मतलब निहिलिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, निहिलिस्ट, शून्य, लेकिन उच्छेदवादी। और ये जो पूरन कश्यप है ना, अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं है, कुछ भी करो कोई फल नहीं मिलेगा, तो ये अक्रियावादी है, ये क्रियाशील नहीं है, तो ये अक्रियावादी, मतलब कुछ भी कर लो कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म। ठीक है, तो अक्रियावादी है ये। ठीक है, और पगुद का चयन 7 तत्वों से नित्यवादी, तो नित्यवादी लिखा ही है, तो ये नित्यवादी। और मक्खली पुत्र गोशाल प्रत्येक का आधार नियत, ये कहते हैं कि किस्मत में जो होगा वही मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये नियतवादी सिद्धांत इनको कहा जाता है। ठीक है, नियतिवादी, भाग्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। महावीर जैन के ये मित्र थे। महावीर जैन और मक्खली पुत्र गोशाल साथ ही में मतलब तपस्या कर रहे थे, ये मतलब ध्यान लगाए हुए थे। इन्होंने इसी कारण से, इनके इसी नियतिवादी सिद्धांत के कारण महावीर जैन का इनसे विवाद हो गया था और इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, 57वां है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो होमो इरेक्टस और पिथेकैंथ्रोपस के भी नाम से जाना जाता है। तो ए और बी इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, गंगा घाटी स्थल और गणराज्य बताना है। कपिल वस्तु शाक्य, सही है, हम लोग कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य कपिल वस्तु है कि नहीं, गौतम बुद्ध से संबंधित पढ़े, सही है। वैशाली लिच्छवियों अधीन थी, ठीक है, सही बात है। कुशीनारा मल्ल है कि नहीं, मल्ल कुशीनारा, मल्ल 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। ठीक है, और विदेह मिथिला, ये भी सही है। विदेह, वैदेही, मैथिली, ये सब सीता के पर्यायवाची, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 15 प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के संबंध में बताना है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है, सही बात है। और यहाँ पर सोमवती अमावस्या का मेला भी लगता है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। 60 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, सही स्टेटमेंट है। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है, सही स्टेटमेंट है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो मतलब इसका तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 61वां है, प्राचीन भारतीय करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो प्राचीन भारत में कर प्रणाली थी उसके बारे में। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था, यह भी सही स्टेटमेंट है। और अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से था, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 62वां है, अशोक के राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या बताना, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में जो भू राजस्व की राशि था उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, सही बात है। और हम लोगों ने एक चीज सोची थी, इन्होंने तो लुम्बिनी की यात्रा के दौरान माफ कर दिया था, कर माफ किया था, लेकिन वो धार्मिक कर माफ कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक कर को शून्य कर दिया, माफ कर दिया था, लेकिन ये भू राजस्व की कर थी, भू राजस्व की दर को घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया। मतलब 1/6 मतलब 16%, 16 छक्का 96 लगभग 16% ज्यादा, और 8 कर दिया मतलब 12 8 96 मतलब 12% से 12.5% कर दिया। ठीक है, 16% से 12%। ठीक, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, सही स्टेटमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 63 है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ अशोक स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन के निर्माण अशोक ने करवाया था, और ये जो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में, उसी को सांकेतिक रूप में मान करके, उसी को सांकेतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब सारनाथ का अशोक स्तंभ इन्होंने, अशोक ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। और 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित थे, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो उपयुक्त सभी इसका सत्य हो जाएगा। 64 है, प्राचीन शतरंज के खेल से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित होता है। ठीक है, पहले इसको चतुरंग कहा जाता था, इसका मतलब। ठीक, यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम, हम लोग देखते हैं ना
मतलब जब हम लोग महाभारत वगैरह देखते होंगे तो शकुनी मामा थे, ऐसे करके ऐसे गिरा देते थे, है कि नहीं, वो पासा ऐसे गिरा देते, वो क्या था, यही युद्ध व्यूह रचना, यही चतुरंग चक्रव्यूह शतरंज का खेल था। ठीक, गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ, सही स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। 65 है, मिलान करना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, सही है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, सही है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी और बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 66 तक, कालिदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य बताना है। वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, सत्य है ये, लेकिन असत्य बताना है। वह चंद्रगुप्त प्रथम के 9 रत्नों में से एक थे, ये गलत है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, तो ये गलत है और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने उनको अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था, सही है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सब लिखा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये सब इन्हीं का है। ठीक, 67 मीमांसा दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सत्य स्टेटमेंट है। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, ये भी सत्य है। और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। जो मीमांसा दर्शन, इसके 2 भाग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा के बादरायण है और पूर्व मीमांसा के ये जैमिनी है। ठीक है, और जैमिनी ने ही वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। ठीक, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 68 है, प्राचीन संगम काल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। इसमें चोल, चेर, पांड्य और कदम्ब राजवंश का उल्लेख गलत है, कदम्ब का नहीं था, केवल चोल, चेर, पांड्य का था। ठीक है, तो कौन सा सत्य बताना है, तो 2 नहीं होगा, तो मतलब 1 और 3 इसका सत्य हो जाएगा। मतलब इसमें मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम कहा जाता था और सामाजिक जीवन की रचनाओं को पूरम कहा जाता था, ये भी सही स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 69 चोल वंश के संबंध में असत्य कथन बताना है। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था, सत्य है ये। यह पांड्य राज्य के दक्षिण में आता था, चोल चेर पांड्य राज्य के दक्षिण में आता था, ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिकाल ने उरैयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाई थी, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, और उरैयूर जिसको राजधानी बनाई थी वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो 69 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बी स्टेटमेंट गलत है। 70 निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। 71 कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी के स्वीकार किया गया था, सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने 78 ईस्वी में शकों को पराजित करके शक संवत की स्थापना की थी। ठीक, 79 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ माना गया, गलत है, 78 में ही माना गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, सही पूछा है, तो ये नहीं होगा, केवल एक, ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी और द्वितीय मथुरा थी, ये भी सही है, तो मतलब बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 72 समुद्रगुप्त के संबंध में बताना है, कौन सा कथन असत्य है। लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, सही स्टेटमेंट है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था, ये भी सही है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार का निर्माण की अनुमति दी जाए, ये भी सही स्टेटमेंट है। और समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहार के निर्माण संबंधित अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया था, गलत है, ये स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 73 निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है। कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते हैं, सत्य स्टेटमेंट, मतलब कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। जो बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीत हुई थी उसमें हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, सही स्टेटमेंट है। और चौथा है, कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष ने चरक संहिता नहीं लिखी थी, अश्वघोष ने चरक संहिता ने, चरक संहिता चरक ऋषि ने लिखी थी। और बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, अश्वघोष ने जो लिखा था बुद्ध चरित, उसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और महाविभाषा शास्त्र लिखा था, उसे बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। 74वां है, मिलान करना है। राजवंश और संस्थापक गहड़वाल चंद्रदेव हैं, सही है। और जेजाक भुक्ति चंदेल नन्नुक हैं, ये भी सही है। द्वार समुद्र के होयसल
की जो स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने की थी, ये भी सही है। और वारंगल काकतीय वेद प्रथम या बीटा प्रथम कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75वां है, भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। सत्य स्टेटमेंट है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलासनों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, ये भी सही है। तो सत्य बताना उपर्युक्त सभी इसका सत्य हो जाएगा। 76 है, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण नहीं है देखिए इसमें, मतलब व्याकरण है लेकिन इसमें नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है, मतलब ये दर्शन नहीं है। तो यही चौथा इसका गलत हो जाएगा। तो केवल 4 नहीं है और इसकी जगह व्याकरण है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, ये हमको ध्यान देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांग ये 6 हैं। वेदांगों की रचना किस लिए की गई थी? वेदों को सही रूप से पढ़ने समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, ठीक है। 77 है, ऐतिहासिक साहित्य स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, सत्य स्टेटमेंट है। टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारत की भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी, सत्य स्टेटमेंट है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना हेरोडोटस ने की थी, गलत है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है कि नहीं? हेरोडोटस ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट ही कह रहा है किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, कौन सा सही उत्तर बताना है? तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। और एरिथ्रियन सी देखिए दोस्तों, एरिथ्रियन सी का मतलब एरिथ्रोसाइट्स होता है लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, तो एरिथ्रियन सी का मतलब लाल सागर का वर्णन किया है इसमें, ठीक है, ध्यान देना है। 78 मंदिर और स्थान बताना है। नैना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश में है, सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में नहीं है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, ललितपुर में है, ठीक है, ध्यान देना है, ललितपुर में है, ठीक। और भीतर गांव का कानपुर मंदिर ईंट से निर्मित मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मण भगवान का मंदिर है। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो इसका 1 2 3 4 इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। ये गुप्तकालीन मंदिर हम लोग देख लेते हैं। ये बाघ की गुफा मंदिर मध्य प्रदेश में, विष्णु मंदिर तिगवा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा का शिव मंदिर हम लोग पढ़ते होंगे, ये सब गुप्तकालीन मंदिर हैं दोस्तों, ध्यान देना है। और पार्वती का नैना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश में, ईंटों से निर्मित जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहते हैं उसको, ललितपुर में है, ना कि झांसी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहां क्वेश्चन में गलत मिसप्रिंट है, ठीक है। शिव मंदिर खोह का शिव मंदिर है, और लक्ष्मण मंदिर ईंटों के द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में है, ठीक है। 79 बाण भट्ट के हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद काफी व्यवस्थित थी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य बताना है? अवंती युद्ध और शांति का मंत्री था, ठीक है। सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति था, ये भी ठीक है। कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी था, ये भी सही है। और स्कंद गुप्त हस्त सेना का प्रमुख था। चारों इसमें सही है, इसमें कोई भी असत्य स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें कोई भी असत्य स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। 80 है, पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। वातापी के चालुक्य, चालुक्य 3 थे, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य महाराष्ट्र में थे, वातापी के चालुक्य कर्नाटक में थे, और जो वेंगी के चालुक्य थे आंध्र प्रदेश में थे। तो जो ये पुलकेशिन द्वितीय था ये वातापी का चालुक्य था, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके विषय में एहोल अभिलेख उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्त से जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसके उत्तराधिकारी के रूप में सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 81वां है, प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इलांगो आदियाल थे, ठीक है, ध्यान देना है। 82 है, विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, सही है। दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है, सही स्टेटमेंट है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी सही है, क्योंकि विरूप अक्ष, ठीक है, तो ये भी सही है। उपयुक्त तीनों इसका सही हो जाएगा, ठीक। कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था, सही स्टेटमेंट है। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा राज्य में, सही है। और कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, ये भी सही है। और इसे यूनेस्को द्वारा 2020 में विश्व धरोहर स्थल बताया गया था।
ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों। इसे विश्व धरोहर स्थल 1984 में बनाया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। तो सत्य पूछ रहा है तो चौथा नहीं होगा दोस्तों, ये चौथा नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 84 है बिंदुसार मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिंदुसार से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित, ठीक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, उसका पुत्र था, ठीक है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक। 85वां है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो पहले सुसीम को भेजा था, फिर जब सुसीम से कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर उसने अशोक को भेजा था, ठीक है। फिर अशोक ने उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। 86 चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मतलब उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों को क्या कहा जाता है? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न अधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था, ठीक है। 87 है पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, सही स्टेटमेंट है। गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहां तक कि मगध बिहार को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, ये भी सही है। और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ये भी सही है। तो सभी स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 88 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इनमें से मतलब कथन कारण वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था, सही स्टेटमेंट है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है दोस्तों। मतलब दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 89 है त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, बिल्कुल सही है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, सही है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसे मूलतः पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है, सही स्टेटमेंट है। तीनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। 90 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। त्रिपिटक बुद्ध दर्शन है, सही है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियमावली है, ये भी सही है। और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, सही है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 है कुमार गुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? तो गुप्त काल पर दोस्तों हूणों ने आक्रमण किया था और सफेद हूणों ने आक्रमण किया था, ठीक है। 92 गुप्त कालीन भारतीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुप्त कालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित था, सही बात है। आज भी विभाजित है, ऋग्वैदिक काल से विभाजित था। इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, आज भी प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है कि नहीं। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों में केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सभी इस कथन सत्य हो जाएंगे। 93 सोलंकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों इन सभी चीजों का हम एक्सप्लेनेशन जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे देंगे, ठीक है। और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई फर्जी की बातें नहीं होती, हम लोग देख लिए होंगे, 1 घंटे लगभग क्लास चली होगी, किसी प्रकार की कोई फर्जी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। टू द ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होती है, आप लोगों का समय भी कीमती है, तो फर्जी बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सोलंकी वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदुत्ती था दोस्तों, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। भीमदुत्ती के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की थी, ये भी सही है। और बघेल वंश का कर्णदुत्ती गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, ये भी सही है। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। गुप्त काल से संबंधित बताना है। गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है, सही स्टेटमेंट है। कुषाण पहले आए थे, गुप्त बाद में आए थे, और गुप्त कुषाणों के सामंत थे, सही है। गुप्तों के मूल रूप में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, प्रयाग केंद्र में था और उत्तर प्रदेश और बिहार इसके फैले हुए राज्य थे, ठीक है। कला साहित्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण इसे प्राचीन काल का, भारत में गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग माना जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसके उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 95 राजा भोज के संबंध में बताना है। परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज थे, सही स्टेटमेंट है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया, ये भी सही स्टेटमेंट है। और राजा भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित किया जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इस प्रयुक्त सभी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं दोस्तों, ठीक है।
तो ये गलत, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सभी सत्य हो जाएंगे, ठीक। 96 है, पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। मतलब किस पुष्यभूति शासक ने? तो पुष्यभूति शासक वही है, हर्षवर्धन का वर्धन वंश है, ठीक है। तो पुष्यभूति शासक जो परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी, मतलब हर्षवर्धन के पिता ने, ठीक। 97 है, तराइन के युद्ध से संबंधित कथन पर विचार करना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय, मतलब पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, की विजय हुई थी और गोरी की पराजय हुई थी, सही स्टेटमेंट है। और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी दोस्तों, ये भी सही स्टेटमेंट है। और तराइन की तीसरी लड़ाई दोस्तों, आप लोगों बहुत कम लोग पढ़े होंगे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो तराइन की तीसरी लड़ाई थी 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदौज के मध्य हुई थी, ठीक है। और जिसमें इल्तुतमिश ने यालदौज को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये भी सत्य स्टेटमेंट है, प्रयुक्त सभी डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 98 है, राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया, सही स्टेटमेंट। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल गया था। कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया था, ये भी सही है। और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कितने कथन सत्य हैं? तो चारों कथन सत्य हैं, ठीक है। 99 है, विग्रह राज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रह राज चतुर्थ थे, सही स्टेटमेंट है। सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राज कवि थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। और इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था, ये भी सही स्टेटमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला स्टेटमेंट, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद का निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वो विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत मंदिर था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कितने स्टेटमेंट सत्य हैं? चारों स्टेटमेंट सत्य, ठीक है। तो वहां है, प्रतिहार वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था, ये भी सही है। ऊपर जो राजा भोज थे वो परमार वंश थे और ये प्रतिहार वंश है। परमार वंश मालवा मध्य प्रदेश में था और ये प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहारी गुजरात साइड और राजस्थान साइड अजमेर साइड था दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई, सही स्टेटमेंट है। और वह विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि वाराह की उपाधि धारण की, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कौन से? चारों सही है। 101वां है, शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने कराया, सही है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में प्राप्त होते हैं, सही स्टेटमेंट। अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 102 में, काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी ऊपर पढ़ चुके थे, काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने की थी, ठीक। 103वां है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रांतों का विभाजन ब्लॉक नहीं कहलाता था दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्रांतों का जो विभाजन था वो जिलों में होता था और जिलों को विषय कहा जाता था और जो जिलाधीश होता था उसको विषय पति कहा जाता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, सही है ये। मतलब गलत पूछा तो ए स्टेटमेंट ही, ए आंसर इसका हो जाएगा। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और प्रशासकों का सबसे छोटा जो अधिकारी होता था वो गोप कहलाता था। ये गांव का शासन, गांव पर शासन करता था गोप, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी होता था, ठीक। जैसे आजकल वीडियो होते हैं ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रशासन, तो वैसे ही गोप मान सकते हैं, ठीक है। 104वां है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज के विभाजन पर विचार करें। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, नगर का प्रशासन, ठीक है। और ये संपूर्ण प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था, ये भी सही है। और 6 समितियों में 5 सदस्य, मतलब एक समिति में 5 सदस्य, तो 6 पंचे 30 हो गए, सही है। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि चाणक्य लिखते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम तो हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तो प्रियम हितम। तो ये चाणक्य की लोक कल्याणकारी व्यवस्था पर आधारित उनका श्लोक लिखा गया है, तो इससे संबंध में समझ में आता है। वैसे भी मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की प्रतिपूर्ति करता है, ठीक है। तो कौन से कथन सत्य हैं? सभी कथन इसके सत्य हैं। 105वां है, दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था, सही स्टेटमेंट है। और राष्ट्रकूट वंश का महान अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था,
ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पुण्य रहते थे जिन्हें शांति पुराण की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सत्य कौन है? चारों स्टेटमेंट सत्य हैं। और कृष्ण तृतीय जो पुण्य है ये कन्नड़ भाषा के हैं। और कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न कौन है? पंपा पुन्ना रन्ना, या पंप पुण्य रन्न कहें या पंपा पुन्ना रन्ना कहें। और इन्हीं पुण्य ने शांति पुराण की रचना की थी और पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत की रचना की है। ठीक है। 106 है विलान करना है विवाह के प्रकार और उनका आशय प्रकृति क्या थी। तो दैव विवाह का मतलब यज्ञ करने वाले जो पुरोहित के साथ विवाह कराया जाता, मतलब जिसके साथ विवाह होना होता था उसको यज्ञ कराया जाता था। ये मत समझिए कोई भी पुरोहित यज्ञ करवा दे उनका विवाह हो जाता है। तो दैव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह हो जाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था, पहले भी था आज भी है। असुर विवाह कन्या के बदले वर से धन प्राप्त किया जाता था। ठीक है, असुर विवाह इसको कहा जाता था। और प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन से योग्य वर से विवाह किया जाता था। सबसे सही विवाह बिना लेन देन वाला हो गया। ठीक है, ठीक, ये ध्यान देना है। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण वाला है भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। सत्य स्टेटमेंट है क्योंकि भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। ये भी सत्य स्टेटमेंट है परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 108वां राजेंद्र प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया था और गंगईकोंड चोल सर नामक तालाब भी बनवाया था। ठीक है, उसने नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया, सही है। और चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया था, सत्य है। तो इसके सभी स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे। 109वां है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है, धर्मस्थी और कंटक शोधन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। धर्मस्थी व्यक्तिगत विवादों के निपटान हेतु और कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटान हेतु जो फौजदारी हत्या या अन्य अपराध से संबंधित होते थे। सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो धर्मस्थी क्या था? दीवानी मामला देखता था और कंटक शोधन फौजदारी मामला देखता था, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 110वां है व्याख्या वाला है। कथन है पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई। ठीक है, इस काल में अनेक स्मृतियां और सूत्र पर भाष्य लिखे गए एवं अनेक पुराणों तथा रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। सत्य स्टेटमेंट क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो सत्य है लेकिन इन्होंने आंसर में दिया है दोनों स्टेटमेंट सत्य है, परंतु आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ठीक है, शून्यवाद एक विचार है, शून्यवाद का प्रतिपादन दोस्तों इन्होंने नहीं किया था। शून्यवाद या मध्यम कारिका का जो या सापेक्षवाद का सिद्धांत दोस्तों नागार्जुन ने दिया था, में उसने सापेक्षता का सिद्धांत बताया था। ठीक है, तो शून्यवाद का सिद्धांत दोस्तों आर्यभट्ट ने नहीं दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, इस अनुसार से तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि शून्यवाद अलग हो गया और शून्य की खोज करना अलग हो गया। ठीक है, ध्यान देना है। तो पहला सही होगा और आर गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 111वां है हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, अभी ऊपर देख चुके थे, के बाद इनकी माता यशोमती सती हो गई थी। अतः इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। और इनकी बहन राजश्री जो थी वो भी सती होने जा रही थी, इन्होंने रोक दिया कि नहीं सती नहीं होगी, मतलब इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, 112वां है संस्कारों से संबंधित हमको मिलान करना है। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने से, मतलब 12 दिन से चौथा महीना जो है किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता, मतलब 12 दिन तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जब बच्चा जन्म लेता था 12 से चौथे महीने के बीच में उसको घर से बाहर निकाला जाने वाला अवसर जो था वो निष्क्रमण संस्कार था। महाभिनिष्क्रमण क्या था? जो गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया था ना, वो महाभिनिष्क्रमण था। और यहाँ निष्क्रमण संस्कार बच्चे को पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, अन्नप्राशन अन्न को ग्रहण कराने वाला, तो शिशु को छठे मास में जो अन्न खिलाया जाता था वो अन्नप्राशन संस्कार था। ठीक, चूड़ाकर्म संस्कार
शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच में कभी भी मुंडन कराया जाता था। ये सब संस्कार हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है आगे के लिए, है कि नहीं? ये सारी चीजें ध्यान देना है, ठीक। उपनयन संस्कार क्या था? इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था और इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो ये भी सत्य है। तो इसके चारों मिलान सत्य हैं। तो ए पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा सत्य है, ठीक है। 113वां है, संगमकालीन शब्द है और अर्थ बताना है। वेतजी जो पशु चोरी करता था, वेतजी कहलाता था, सत्य स्टेटमेंट है। पुलैयान रस्सी बांटने वाले होते थे, सत्य है। और कैडेसियर कृषक मजदूर होते थे, ये भी सत्य है। पदमार उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण होते थे, ये भी सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक। 114वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। उत्तर प्रदेश में मोरहना पहाड़ है, सही है। मध्य प्रदेश में लाखा जुआर पहाड़ है, ये भी सही है। राजस्थान में बागौर, ये भी सही है। और बिहार में किरांद है, ये भी सही है। 1 2 3 4 इसका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 115वां है, रचनाएं और सूची मिलाना। अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती और महाभाष्य। महाभाष्य हमको पता है व्याकरण है, पाणिनि लिखे हैं, ठीक। तो महाभाष्य व्याकरण होगा, मतलब चौथे का 2 हो गया, यही 1 मिल गया, ठीक है। ये हो गया। अष्टांग संग्रह दोस्तों आयुर्विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अष्टांग योग से हम रिलेट करके अष्टांग आयुर्विज्ञान से मार सकते हैं। और लीलावती हम लोग पढ़े, लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा गणित की पुस्तक है, ठीक है। भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई थी। और 10 रूपक नाट्य कला है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 116वां कथन कारण वाला क्वेश्चन है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, बिल्कुल सत्य, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। कथन कारण सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 117वां, एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया था? तो वो मत्सद की स्त्रियों ने शस्त्र उठा लिया था, ठीक है। 118वां है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित नहीं है दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, मैसूर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन इन्होंने इसको सही माना है, जीएस वर्ल्ड वालों ने इसको सही माना, लेकिन आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, इधर उधर से सर्च करके जरूर बताइएगा। गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में सत्य है। शारदा मठ द्वारका मठ, शारदा मठ के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य। और ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड बद्रिकाश्रम में है, ये भी सत्य है। तो मतलब कह रहा है कि कितने कथन सत्य हैं? तो हमारे अनुसार तो 3 कथन सत्य हैं इसके। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 119 है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? मौर्य काल में मतलब 322 ईसा पूर्व मान सकते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते हैं मौर्य वंश की, ठीक है। किन वर्णों के लिए खुला था तक्षशिला विश्वविद्यालय? अब ध्यान देना, मौर्य काल कब था? लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, मतलब। और तक्षशिला विश्वविद्यालय खुला कब था? 700 ईसा पूर्व, ठीक है। और धार्मिक कट्टरता कब से फैलनी शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से, है कि नहीं, मतलब 1000 ईसा पूर्व से, है कि नहीं, 1000 ईसा पूर्व से। मतलब ये समय वैसा ही समय था जहां पर शूद्रों को तथा कथित जो निम्न जाति के लोग थे उनको शिक्षा अध्ययन नहीं कराया जाता था, ठीक है। तो इसमें कौन से थे, कौन से अध्ययन करते थे? इसमें ब्राह्मण भी करते थे, क्षत्रिय भी करते थे, वैश्य भी करते थे, तथा कथित शूद्र इसमें अध्ययनरत नहीं थे दोस्तों, ठीक है। 120वां है, कन्नौज पर आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो सर्वाधिक सफलता मिली थी गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी, सत्य स्टेटमेंट है। कन्नौज इत्र निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है, सत्य स्टेटमेंट है, तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। 121वां, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृत के उपकरण मिलते हैं? तो सोहन संस्कृत के उपकरण दोस्तों बेलन घाटी से मिलते हैं, ठीक है। 122वां, 16 महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश मतलब उत्तर प्रदेश से स्थित थे, ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। पूर्व पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, सत्य स्टेटमेंट है। और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका सभी स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। 123वां, निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो कौशाम्बी को जो विशेष क्षति पहुंचाई थी पूर्ण नेता तोरमाड़ ने विशेष क्षति इसको पहुंचाई थी दोस्तों, ठीक है। 124वां है, निम्नलिखित में से अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का अयाजसा होता था दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अयात्सा। 125वां है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया था? एक तो उसने प्रयाग में किया था और दूसरा कन्नौज में किया था। तो प्रयाग और कन्नौज में वो करता ही करता था, हर 5वें वर्ष में वो प्रयाग में संगम में जो है दान देता था। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या 18वां है? अच्छा, ये दिया है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है? कर्नाटक है। 18वें पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। पूरा स्टेटमेंट सही है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर गलत है। तो कौन सा सही है? ए और बी सही है। बड़े राज्यों में सबसे पहले कर्नाटक है, सबसे आखिरी 18वें पे यूपी है, और छोटे राज्यों में सबसे बेहतरीन सिक्किम है और सबसे रद्दी गोवा है। ठीक है। राष्ट्रीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया, सत्य स्टेटमेंट है। और भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीबी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया, ये भी सत्य है। तो कितने उत्तर सही हैं? तो 1 और 2 दोनों सही हैं, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ध्यान देना कौन कौन से? एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, कांग्रेस हो गई, दूसरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो गई, तीसरी बीएसपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ये हो गई, और चौथी आम आदमी पार्टी, ये हो गई, और 5वीं हो गई सीपीआई। सीपीआई ये कौन सी? ये मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कैपिटल ब्रैकेट में मार्क्सवादी। और उसके बाद क्या गया? एनपीपी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 हमको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है। 128वां जनवरी 2023 को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के कोल्लम को संविधान साक्षर जिला घोषित किया। ठीक है। 129वां निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ए से आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके फुल फॉर्म में आयुर्वेद आता है। 130वां 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित हुआ? तो कहां आयोजित हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत होती है 1930 में होती है हैमिल्टन कनाडा से। जो सर्वाधिक बार हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ 5 बार, और भारत में सबसे पहले 2010 में हुआ था, जब वही कॉमनवेल्थ घोटाला आया था। ठीक है, ध्यान देना है। 131वां है, हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी उसको दिखाई गई? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से उसको हरी झंडी दिखाई गई। 132वां, हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? तो पो नदी दोस्तों इटली में है, जिसको इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। 123वां, दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन का दर्जा दिया गया है? तो वो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को दर्जा दिया गया है। ठीक है। और ये जो रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया 2019 से शुरू किया गया था, सबसे पहले मुंबई को दिया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। 134वां है, मिलान करना है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस सही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस सही है, 31 मई को तंबाकू दिवस सही है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2020 में रखी गई, सत्य है। इसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, सत्य स्टेटमेंट है। और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया, सत्य स्टेटमेंट है। नई संसद भवन के निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पूरा किया, ये भी सत्य है। तो कितने कथन सत्य हैं? 4 कथन सत्य हैं। इसमें क्या याद करना है? 28 मई। क्यों याद करना है 28 मई? और क्यों 28 मई को ही किया गया? प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन क्यों किया? क्योंकि 28 मई को वीर सावरकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना, अच्छा इसी से रिलेट करके हमको याद हो जाएंगी चीजें। और 28 मई को ही महिला दिवस नहीं, महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 28 मई को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यही 13 फरवरी सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस होता है। इसी के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी आ गया, राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया। बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मतदाता आ गया तो 26 जनवरी आ जाएगा, 26 नवंबर आ जाएगा, संविधान दिवस आ जाएगा, है कि नहीं? कैसे पूरा याद हो गया, है कि नहीं? 136वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अंतरराष्ट्रीय दशक 2022 से 32 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक था।
सत्य स्टेटमेंट है ये। 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र का पारिस्थितिकी बहाली दिवस है, मतलब पूरा दशक है, सही है, ये दशक होगा यहाँ। 2019 से 28 शांति का दशक, नेल्सन मंडेला दशक, ये भी सही है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक, ये भी सत्य है, तो 1 2 3 4 इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 137 है, नवपाषाण काल में धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों कोल्डिहुआ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। 138वां 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के देश के पहला हरित राज्य बनाने के लक्ष्य 2025 तक रखा है, तो हरित राज्य बनाने का हिमाचल प्रदेश का रखा है दोस्तों, ठीक है, 2025 तक। 139वां है, महाभारत में कुरुवंश की राजधानी क्या थी, तो कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी, और महाजनपद काल में कुरुवंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। 140 है, सिकंदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। दोस्तों जब हम लोग आरओ का प्रैक्टिस लगा रहे थे तो हमने ये चीज बताई थी कि जब सिकंदर के संबंधित क्वेश्चन था उनमें उसमें बताया था अरस्तु सिकंदर आए, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। हमने वहां पर ऐसे बताया था। जिन जिन लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, उनको पता होगा ये चीजें, ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से हम जो चीज बताएंगे एक्सप्लेनेशन में जो बताएंगे क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया और इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ये भी सत्य, पहला भी सत्य। सिकंदर की सेना व्यास नदी, व्यास वैदिक काल में विपासा नदी कहा जाता था, ठीक, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कितने सत्य स्टेटमेंट है इसके, चारों सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। 141वां राष्ट्रकूट वंश से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, इसी के दरबार में कन्नड़ कवि पुण्य रहते थे, है कि नहीं। शांति पुराण लिखा था पुण्य, और पंप पुण्य रन, पंप ने क्या लिखा था, कन्नड़ भाषा में कन्नड़ महाभारत लिखी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार प्रसार की स्वीकृति दी, सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 142 है, मंकी पॉक्स के संबंध में कथन असत्य बताना है, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक वायरल जेनेटिक रोग है, ये सत्य स्टेटमेंट है। मंकी पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला वायरल जेनेटिक रोग है, गलत है, और गलत पूछा है तो यही आंसर जाएगा दोस्तों। इन्होंने आंसर गलत दिया है, इन्होंने ए आंसर दिया, ठीक है। जबकि मंकी पॉक्स वायरस से होता है और वायरल जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस से पहली बार कोपेनहेगन डेनमार्क की एक लैब में बंदरों को खोजा गया था, सही स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको एम पॉक्स कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एम पॉक्स इसका नाम WHO ने बदल कर रख दिया, क्योंकि बंदरों से संबंधित, अगर मंकी पॉक्स कहेंगे तो बंदरों की एक अवहेलना होगी उनकी, ठीक है, कि मंकी पॉक्स कह रहे हैं, इसलिए इसको एम पॉक्स कर दिया गया, ठीक, ध्यान देना है। 143 इस्लाम धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संबत के नाम से जाना गया, सत्य स्टेटमेंट है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया, शिया सुन्नी, सत्य है। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास रखते थे, ये भी सत्य है। और इस्लाम जगत के खलीफा 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया, सत्य स्टेटमेंट है। और इसी से संदर्भ में भारत में जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, लेकिन इसी से संबंधित था, ठीक है। तो सत्य कथन कौन सा है, चारों सत्य कथन है, ठीक है। 144 हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है, आयरलैंड बना है दोस्तों, ठीक है। और तंबाकू के बारे में न्यूजीलैंड, ठीक, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने 13वीं हॉकी सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो उत्तर प्रदेश ने जीती है, ठीक। 146वां हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों अमिताभ कांत थे, तो ठीक है। 147वां हाल ही में भारत के अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया। मिसाइल का परीक्षण दोस्तों किया जाता है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, मतलब जिसको अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वहां से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक। 148वां हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो वीडी सावरकर के नाम पर रखी गई। अभी ऊपर बताए थे 28 मई को वीडी सावरकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। 149वां हाल ही में किसे सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था। नाम क्या था उनका, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, उसका पुरस्कार का नाम है दोस्तों, ठीक है। 150वां हाल ही में सेंगोल राजदंड चर्चा में रहा,
इससे संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को तमिलनाडु के अधीन मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। सत्य है। सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है, ये भी सत्य है। रामायण महाभारत के दौरान में भी राजदंड सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र भी मिलता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सत्य है? तो चारों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे तरीके से चारों ऑप्शन को कवर करते हुए फुल्ली बैकग्राउंड के साथ बिना किसी फर्जी की बात हुए बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। इसकी पीडीएफ, इसका आंसर की, इसका सब कुछ हम जो है टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। टेलीग्राम पर दोस्तों आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग भरोसा कर सकते हैं पूरे चैनल पर, पूरे प्रैक्टिस सेट पर आप भरोसा कर सकते हैं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इस बात की उम्मीद पूरी की पूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।